स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की डिसरप्शन की वजह से ग्लोबल ऑयल और गैस की सप्लाई तो डिसरप्ट करेगी ही, पर इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट्स आ सकते हैं? इंडिया के पास कितने इमीडिएट बफर अवेलेबल हैं ऑयल के केस में, और एलपीजी और एलएनजी का क्या? क्योंकि एलएनजी के केस में तो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड बफर भी अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आएगी, इंडिया के पास कितने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सारे एस्पेक्ट को समझो। पर उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ज्योग्राफी और इसका सिग्निफिकेंस देख लो। ज्योग्राफी में अगर देखें तो इंडिया के जब आप वेस्ट में आओगे तो देयर इज अरेबियन सी, अरेबियन सी के आगे आता है गल्फ ऑफ ओमान, जो एक नैरो पाथवे के साथ कनेक्टेड है विद पर्शियन गल्फ। नैरो वाटरवे जो दो बड़े वाटरवेज को आपस में कनेक्ट करता है उसे कहते हैं स्ट्रेट, और यहीं पे लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो अराउंड 20% जो ग्लोबल ऑयल और गैसेज हैं और 15 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इसी रास्ते के थ्रू ग्लोबली सप्लाई किया जाता है। मतलब अगर यहाँ पर डिसरप्शन आती है तो अराउंड 9% जो ग्लोबल डिमांड है क्रूड ऑयल एंड गैस की, वो पूरी तरह से रिस्क पर आ जाती है। अब इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं? तो इंडिया 50% इंपोर्ट्स करता है ऑयल की फ्रॉम दीज गल्फ नेशंस। मतलब 2.5 to 2.7 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट इंडिया यहां से करता है। डिफरेंट कंट्री से करता है, जैसे इराक आ गया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कुवैत। और इसी के साथ ग्लोबली अगर देखें तो इंडिया थर्ड रैंक पर आता है इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर आफ्टर यूएस एंड चाइना। और ओवरऑल इंडिया की डिपेंडेंसी पूरी इंपोर्ट के ऊपर है अराउंड 88%। इंडिया के पास इमीडिएट बफर कितना है? तो 10 डेज का तो क्रूड इन्वेंट्री है। क्रूड इन्वेंट्री का मतलब होता है टोटल क्रूड ऑयल और अवेलेबल कितना है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज टैंकर्स, रिफाइनरीज, पाइपलाइंस एक्सेट्रा। एक हफ्ते का फ्यूल स्टॉक अवेलेबल है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी अवेलेबल हैं। इवन नॉन हॉर्मूज रीजन्स भी हमारे लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बन सकते हैं, जैसे रशिया, यूएस, लैटिन अमेरिका, जहां से ऑयल की परचेजिंग करी जा सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में। इवन रशियन कार्गोस तो इंडियन ओशन और अरेबियन सी में भी अवेलेबल है। पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड नेचुरल गैस के केस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे एलपीजी हम अराउंड 80 to 85% इंपोर्ट करते हैं इन्हीं वेस्ट एशियन कंट्री से, और हमारे पास ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ आती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसका इंपोर्ट अराउंड 60% है फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्रीज, और इसका भी कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बफर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ज्यादा मार्केट्स की अवेलेबिलिटी भी हमारे लिए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट्स आ सकते हैं? तो ब्रेंट क्रूड ऑलरेडी हमें $72 पर बैरल का पड़ रहा है, और इवन अगर $1 भी प्राइस में इंक्रीज आता है तो इंडिया का जो एनुअल इंपोर्ट बिल है उसमें ये 1.822 बिलियन यूएस डॉलर तक का पड़ जाएगा। अगर तो ये डिसरप्शन रहती है 1 से 2 हफ्ते, तो अगर ये डिसरप्शन इंक्रीज करती है तो ये प्राइस और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। पर डिसरप्शन ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि ईरान खुद भी रेंटियर स्टेट है, उनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू इसी स्टेट की वजह से जनरेट होता है। और दूसरी तरफ यूएस और गल्फ नेशंस की नेवल प्रेजेंस भी इस एरिया में है, तो डिसरप्शन ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगी। और ईरान अपने रिलेशन मेजर जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं जैसे चाइना, उनके साथ भी खराब नहीं करेगा, और दूसरी तरफ ओमान, जिनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं। अब आप मुझे बताओ, एक ग्रेट बिटर लेक है, वो कहां पर प्रेजेंट है?